Hello students and welcome to the class of information technology. In the series of class 8 we are going to discuss about the various terminologies on internet volume 2. In this video we will see the various terminologies used over the internet. So let's start our video. Hello students and welcome to the class of information technology. In this class we will discuss about common terminologies in internet, which we have seen some terminologies in previous video, that is in video of volume 1. So rest of the terminologies we will discuss in this class. So let us start our video. First of all, we will say about ISP, that is Internet Service Provider. ISP provides accessibility to use internet through its server. An internet service provider usually supplies access rights with a username and password. ISP जो होता है that is इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमको जो राइट प्रोवाइड करता है, यानी कि हमको जो इंटरनेट एक्सेस का जो राइट प्रोवाइड कराता है, हमको जो इंटरनेट एक्सेस करने की जो एबिलिटी प्रोवाइड कराता है, दैट इज ISP. ISP ही हमारा अकाउंट जनरेट करता है इंटरनेट के ऊपर. हमारा अकाउंट और पासवर्ड, यानी कि हमको एक यूजर नेम और पासवर्ड अलॉट करता है और उस यूजर नेम और पासवर्ड का एक अकाउंट क्रिएट होता है. हमने हमारे अकाउंट में कितना इंटरनेट एक्सेस है, कितने दिन की वैलिडिटी है, कब कितना हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, उसकी पूरी रिकॉर्ड ISP के अंदर होती है. ISP पूरी तरह से हमारे इंटरनेट अकाउंट को हैंडल करता है. उसको हम जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसकी पूरी डिटेल ISP के पास होती है. कब हमको इंटरनेट एक्सेस करने का राइट परमिशन है, कब नहीं है, कब हमारी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, कब हम लोग इंटरनेट एक्सेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ ISPs के अंदर होता है. ISP सारे चीजों को मैनेज करता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडेम. मॉडेम जो है इट इज पेरिफेरल डिवाइस. ये जो मॉडेम है इसका दो काम होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है इसको, यानी कि ये दो वर्क करता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट. मॉड्यूलेशन कब करता है, जैसे जो सेंडर है वो अगर कोई डाटा या कोई वॉइस एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, तो जो सेंडर है उसके सिस्टम में जो लगा हुआ मॉडेम है वो उस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि वो जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू डेस्टिनेशन तक जा सके. और वहां पे तो ये जो प्रोसेस जो सेंडर का जो मॉडेम कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन. ये मॉड्यूलेट करता है, डाटा को डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. और अगेन जब डेस्टिनेशन, यानी कि जहां पे हमारा डाटा जाना था, उस रेसिपिएंट के पास जब हमारा डाटा पहुंच जाता है, तो वहां जो मॉडेम है वो मॉडेम क्या करता है कि उस एनालॉग डाटा को वापस से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसको रीडेबल फॉर्मेट में या एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ताकि हम लोग उस डाटा को एक्सेस कर पाते हैं. तो वो जो प्रोसेस जो रेसिपिएंट का जो मॉडेम कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीमॉड्यूलेशन. तो एक ही डिवाइस दोनों काम करता है. यदि वो सेंड कर रहा होता है तो वो मॉड्यूलेट करता है, और जब वो डाटा रिसीव कर रहा होता है वो डीमॉड्यूलेट कर रहा होता है. तो इसलिए इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मॉडेम इसका शॉर्ट फॉर्म है. आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जो कि मॉडेम की तरह एक्ट करते हैं, और इंटरनेट एक्सेस करना या मॉडेम के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन है, जिस तरह हम लोग मॉडेम में कम्युनिकेट करते हैं, वॉइस, डाटा, ये हम लोग सेंड और रिसीव करते हैं, वो सारा काम हम लोग मोबाइल फोन्स पे कर पाते हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि IP एड्रेस. जो भी कंप्यूटर या जो भी टर्मिनल, जो भी मोबाइल फोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, इंटरनेट उसको एक लोकेशन के हिसाब से उसको एक एड्रेस प्रोवाइड कराता है, जिस एड्रेस को हम लोग कहते हैं IP एड्रेस. जो भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल फोन्स हो, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ अटैच होते हैं, जब वो अटैच होते हैं तो उनका एक आइडेंटिफिकेशन IP एड्रेस के तौर पे प्रोवाइड कराया जाता है, और उस एड्रेस के जरिए हम उस डिवाइस को पहचानते हैं. अब ये जो IP एड्रेस है ये दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक. स्टैटिक IP एड्रेस वो एड्रेस होता है जो परमानेंट होता है, किसी डिवाइस के लिए परमानेंट एड्रेस अलॉट हो गया और वो एड्रेस कभी भी बदल नहीं सकता, तो उस एड्रेस को हम लोग कहते हैं IP एड्रेस. बट डायनेमिक एड्रेस होते हैं जो एड्रेस बार बार चेंज होते हैं. जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपको हर बार एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा.
उस तरह के एड्रेसेस को हम लोग कहते हैं डायनेमिक एड्रेस। ये जो एड्रेसेस होते हैं वो 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट में होते हैं, जो कि 4 क्वाड्स में डिवाइडेड होते हैं, और चारों क्वाड की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 255 तक की हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है 2.168.18.167। यहाँ पे पहला क्वाड, दूसरा क्वाड, तीसरा क्वाड और चौथा क्वाड, ये 4 क्वाड्स में जो एड्रेस है, इस चारों क्वाड में आप देखेंगे तो चारों क्वाड का जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू 255 से बड़ा नहीं है, 255 के अंदर है। तो इस तरह के एड्रेसेस को हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। हर एक डिवाइस, जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, उस डिवाइस को ये एड्रेस अलॉट होता है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? इट इज स्पेशली डिजाइन्ड वेबसाइट दैट ऑफन serves as a single point that avails various information resources and services such as email, forum, search engine, etc. देखिए, एक ऐसा वेबसाइट जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हों, जिसमें मल्टीपल वेबसाइट्स हों, आप कह सकते हैं इसको कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट्स, कई तरह के वेबसाइट्स का कलेक्शन कह सकते हैं, या कई तरह के इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन कह सकते हैं, जहां पे एक ही वेबसाइट के अंदर वेरियस ऑप्शंस मिल जाते हैं यूज करने के लिए। जैसे ईमेल कर सकते हैं, कोई फॉरम पे जा सकते हैं, सर्च इंजन यूज कर सकते हैं, या अदर रिसोर्सेज। जहां यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे न्यूज का पोर्टल है, यहाँ पे मैट्रिमोनियल पोर्टल है, यहाँ पे जॉब का पोर्टल है, यहाँ पे पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट में अगर इस तरह के रिसोर्सेज कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेब पोर्टल, जहां पे कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होते हैं। ये एक स्पेशल वेबसाइट्स होता है जो वेरियस रिसोर्सेज, वेरियस वेबसाइट्स को कनेक्ट करके और एक वेबसाइट बनाया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं AOL या MSN या इंडिया टाइम्स, रेडिफ, याहू। ये आप इस पे देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट्स को आप ओपन कराएंगे तो वहां पे बिजनेस का भी बहुत सारा है, ई कॉमर्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ईमेल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सर्च इंजन अवेलेबल हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वहां पे, जिनको आप यूज करके एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आप कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हैं। इस तरह के वेबसाइट्स को हम लोग कहते हैं वेब पोर्टल। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्विच। स्विच क्या है? स्विच इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड to amplify data signals and create a small network segment or several subnets of bigger network. It is used to prevent overloading of data in the traffic of network. It is also responsible for forwarding and transforming data packets between the subnetwork. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक डिवाइस है, D-Link का यहाँ पे शो किया हुआ स्विच है। इसके पीछे आप देखेंगे ये पोर्ट्स है। इन पोर्ट्स के थ्रू हम लोग टर्मिनल्स यानी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके हम लोग एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो स्विच जो हमारा है, ये सबसे पहला जो इसकी सबसे पहली जो खासियत है, ये डाटा को एम्पलीफाई करता है। यानी कि यदि आप फार डिस्टेंस पे आपका कंप्यूटर है तो उसका जो सिग्नल है अगर कहीं वीक होता है तो उसको एम्पलीफाई करके दूसरे सिस्टम तक पहुंचाता है। तो पहला काम ये एम्पलीफायर का करता है, डाटा सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, जो कि बड़े नेटवर्क पे यदि आप बात करें तो एक बड़ा नेटवर्क पे यदि आप कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर फिर एक छोटा नेटवर्क आप डेवलप करते हैं, तो जो सब नेटवर्क है यानी कि जो छोटा नेटवर्क है जो कि बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड है, सपोज वो नेटवर्क जो है वो फार डिस्टेंस पे है, वहां से सिग्नल्स आते आते इस नेटवर्क के ऊपर सिग्नल्स बहुत लो हो जाते हैं, तो उसको एम्पलीफाई भी करता है। कनेक्ट तो करता ही है, सारे सिस्टम्स को कनेक्ट तो करता ही है, जितने पोर्ट्स लगे हैं उनके थ्रू ये कनेक्शंस का काम कर सकता है सिस्टम्स के ऊपर। बट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा पैकेट्स। जो दो सब नेटवर्क्स होते हैं, जो दो नेटवर्क्स होते हैं, उनके बीच में डाटा का जो पैकेट्स होता है, जो डाटा हम लोग जो डाटा होते हैं उन डाटा का छोटा छोटा पैकेट्स होता है, उन पैकेट्स को ये ट्रांसफॉर्म करता है। जो TCP/IP हम लोग जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसमें यही फंक्शंस होता है। पैकेट स्विचिंग के थ्रू वो काम करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और उन छोटे छोटे पैकेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये जो स्विच है उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हब। हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच प्रोवाइड्स कॉमन कनेक्शन। यहाँ पे हम लोग हब का भी वही काम है, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। बट इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये
कॉमन कनेक्शन पॉइंट के रूप में देखा जाता है, यानी कि एम्प्लीफिकेशन कर पाना ये इसका बेसिक वर्क नहीं माना जाता है। ये केवल हम लोग कनेक्शंस करते हैं, जितने वर्क स्टेशंस हैं, सर्वर्स हैं, पेरिफेरल्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए, और जो डाटा आते हैं उनको इनेबल करते हैं दूसरे, जैसे सपोज किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए डाटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसको वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, वहां से रिसीव करना, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये सारा काम इनका होता है लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। ये जो हब होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, पैसिव और एक्टिव। जो पैसिव हैं उनका काम केवल जिस फॉर्म में डाटा आ रहा है बस उसी फॉर्म में डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देना, ये कुछ भी नहीं करते, बस डाटा जैसा मिला, जिस वे में मिला, जैसे पोजीशन पे मिला, वैसे ही उसको उठा करके ट्रांसफॉर्म कर देना, दूसरे डिवाइस को सेंड कर देना, ये पैसिव हब का काम है। बट एक्टिव हब जो है वो थोड़ा सा काम करता है, ये जो डाटा पैकेट्स आ रहे हैं, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, इन सिग्नल्स को कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचाता तो जरूर है, मूव तो जरूर कराता है, बट साथ ही साथ यदि जरूरत पड़ी तो उसको एम्पलीफाई भी करता है, यानी कि उसके स्ट्रेंथ, जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है डाटा पैकेट्स का, उसको भी थोड़ी एम्पलीफाई करता है। इसी कारण से इसको हम लोग रिपीटर भी कहते हैं, यानी कि जो हब एम्पलीफिकेशन का काम करता है, जो एक्टिव हब होते हैं उनको हम लोग रिपीटर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप फिगर पे देख सकते हैं, ये हब है और इस हब से वेरियस कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, प्रिंटर कनेक्टेड है, तो इसके थ्रू हम लोग जो है वो सिस्टम कनेक्ट करके और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ये दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। दो या दो से अधिक नेटवर्क्स हैं, दो नेटवर्क्स को आपस में यदि हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ब्रिज का इस्तेमाल होता है। बट इसमें एक बात है कि दोनों नेटवर्क्स जो हैं वो सेम प्रोटोकॉल से यदि चल रहे हैं, दोनों नेटवर्क्स पे सेम प्रोटोकॉल अप्लाई हो रहा है, तब यहाँ पे ब्रिज का काम होता है। तो ये क्या करता है कि डाटा तो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, दो नेटवर्क को तो ज्वाइन करता ही है, साथ ही साथ जो डाटा ट्रैफिक है उसको भी इंप्रूव करता है। जो डाटा रिसीव हो रहे हैं या जो डाटा सेंड होना है डेस्टिनेशन तक, तो उसका जो ट्रैफिक है, डाटा का जो ट्रैफिक है उसको इंप्रूव करता है। यानी कि ये दो काम करता है। सबसे पहला कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को जो कि सेम प्रोटोकॉल्स पे वर्क कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने का, और साथ ही साथ जो डाटा का ट्रैफिक है उसको इंप्रूव करने का काम ये करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राउटर्स। राउटर्स क्या होते हैं? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हैज द एबिलिटी टू कनेक्ट लैन with which have different protocol। यदि अभी हम लोगों ने देखा सेम प्रोटोकॉल पे कनेक्ट करने के लिए, अब हम लोग यदि अलग अलग दो प्रोटोकॉल्स पे दो नेटवर्क काम कर रहा है, दो लैन है जिनमें अलग अलग नेटवर्क यूज हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं एक हब के द्वारा यूज हो रहा है, एक स्विच के द्वारा यूज हो रहा है, दोनों के प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग हैं। अगर इस तरह के दो नेटवर्क को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, वो राउटर है। राउटर का काम है दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे चलने वाले लोकल एरिया के नेटवर्क को जोड़ना, साथ ही साथ जो पैकेट्स, जो डाटा पैकेट्स हैं उनको रिसीव करना या उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये राउटर्स का काम है। साथ ही साथ ये जो डाटा का फ्लो है, यानी कि डाटा का फ्लो रोकना, सपोज मान लीजिए कि डाटा एक्सेस रोकना, उसको लिमिट करना, आवर्स लिमिट करना, वेबसाइट कंट्रोल करना, वेबसाइट को रेस्ट्रिक्ट करना, यूजर रेस्ट्रिक्ट करना, ये सारा काम भी राउटर्स का होता है। यदि हम चाहें तो कुछ वेबसाइट्स को बैन कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स को खुलने से हम लोग रोक सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग आवर्स की लिमिट तय कर सकते हैं राउटर्स के द्वारा, और यूजर्स को भी एक्सेस करने से प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो ये सारा काम है राउटर्स का। राउटर्स के बाद हम लोग देखेंगे गेटवेज। गेटवेज का भी जो वर्क है राउटर्स के जैसा ही है। इट इज डिवाइस दैट जॉइंस टू नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। जैसे हम लोगों ने राउटर्स को देखा वैसे ही हम लोग यहाँ पे गेटवेज को देख रहे हैं। इसका भी जो कनेक्टिंग है ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे वर्क करने वाले नेटवर्क के ऊपर है। गेटवेज सर्व एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ नेटवर्क। ये जो है जो नेटवर्क का जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट होता है उसको ये सर्व करता है, यानी कि जो नेटवर्क कनेक्ट होना या नेटवर्क रिमूव होना, ये सारा काम गेटवेज देखता है। जो भी डाटा इनवर्ड आएंगे, यानी कि जो डाटा दूसरे नेटवर्क से रिसीव किए जाएंगे या जो डाटा इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सेंड किए जाएंगे, वो उसकी पूरी जो रूटिंग का काम है ये गेटवे के थ्रू होता है।
तो ये जो भी डाटा आएगा वो गेटवे से पास होकर के ही डेस्टिनेशन तक जा सकेगा। राउटर को भी हम लोग गेटवेज के तौर पे कंसीडर करते हैं, क्योंककि दोनों का कनेक्टिंग मेथड सेम है, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम में आते हैं। साथ ही साथ राउटर जो है वो इंटरप्रेट्स करता है डाटा को, जो नेटवर्क के ऊपर जो डाटा ट्रांसमिट होता है उसको इंटरप्रेट्स भी करता है। तो इसलिए हम लोग गेटवेज, जो हम लोग राउटर्स देख रहे थे, उनको भी हम लोग गेटवेज के तौर पे ट्रीट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है? हाइपरलिंक्स इनेबल्स टू लिंक वन पेज ऑन नेट विद अदर वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग। अगर हम लोग किसी एक वेब पेज पे क्लिक करते हैं तो वहां से हम लोग दूसरा वेब पेज कॉल करा सकते हैं। ये जो हाइपर लिंक है ये टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में भी लगाया जा सकता है, जिस पे क्लिक करते ही हम लोग वो जो पेज है जिसको हम लोगों ने इस पेज के साथ कनेक्ट करके रखा है उसको कॉल कराया जा सकता है। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है। हाइपरलिंक्स की पहचान है कि जब भी आप उस टेक्स्ट के ऊपर या उस पिक्चर के ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो वो माउस का पॉइंटर इस तरह का हैंड टूल बन जाएगा, और उस पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी इससे लिंक्ड वेबसाइट है, जो भी वेब पेज इस टेक्स्ट से लिंक्ड है या इस पिक्चर से लिंक्ड है, वो तुरंत ओपन हो जाएगा, यानी उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। ये जो हाइपरलिंक है ये दो अलग अलग वेब पेजेस पे भी लगाए जा सकते हैं, बट ये हाइपरलिंक सेम वेब पेज के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। दो अलग अलग एरियाज उसी वेब पेज के अगर हैं तो उन दोनों एरियाज को भी हम लोग लिंक करने में हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं, बट उसको हम लोग कहते हैं नेम्ड एंकर, यानी कि एंकर जो है वही HTML में हम लोग एंकर टैग को जानते हैं, जो कि हाइपरलिंकिंग का काम करता है। उसी के थ्रू हम लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो जो हम लोग सेम वेबसाइट पे, अगर सेम वेब पेज पे हम लोग लिंकिंग का काम करते हैं तो वो नेम्ड एंकर के थ्रू कर सकते हैं। नेम एंकर का इस्तेमाल करके हम लोग एक ही वेब पेज के अंदर दो अलग अलग पोर्शंस को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ जो है ये स्पीड माना जाता है, जो स्पीड है हमारे नेटवर्क की। बैंडविड्थ रेफर्स टू द स्पीड ऑफ नेटवर्क ऑफ डाटा ओवर अ नेटवर्क। तो यहाँ पे बैंडविड्थ रेफर्स टू द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के ऊपर जो डाटा ट्रांसफर करते हैं उसकी क्या स्पीड है, उसी को हम लोग बैंडविड्थ करते हैं। उसको मेजर किया जाता है बिट्स के अंदर पर सेकेंड, यानी कि जो उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से, जिस रेशियो से हमारा डाटा नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है, सेंड हो या रिसीव हो, उसकी जो स्पीड होती है वही बैंडविड्थ कहलाती है। तो वो हम लोग देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सपोज 100 Mbps या 100 MB पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर वो 100 MB डाटा ट्रांसफर कर सकता है इस नेटवर्क के ऊपर। तो जिसकी बैंडविड्थ जितनी अच्छी होगी उसका ट्रांसफर रेट उतना ज्यादा होगा, और उतना MB की स्पीड से, यानी कि उतने MB का जो डाटा है वो पर सेकेंड वो ट्रांसमिट कर पाएगा। तो इससे हम लोग नेटवर्क की स्पीड जांचते हैं कि हमारे नेटवर्क की स्पीड कितनी है, हमारे नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो सकता है, वो हम लोग सेट करते हैं बैंडविड्थ के थ्रू। सो ये जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी, और इसके बाद की जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग प्रोटोकॉल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।